बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी झूठे कहीं के। घर के आंगन में भगत जी अपने चेले से पानी सुतवा रहे थे। भगत जी यानी बामन नगर की भजन मंडली के मालिक। शिव विवाह, साईं संध्या, देवी जागरण, हर प्रकार के कार्यक्रम के महारथी थे वो। किशन, इधर पानी रह गया। भगत जी जहां जहां पानी का छप्पा देखकर बताते, चेला लप से वाइपर घुमा देता। थोड़ी देर बाद चटाई वटाई बिछा के मंडली जमने लगी। मंडली यानी भगत जी की वर्कशॉप, जहां नई धुनें बनती, बोल लिखे जाते और चेले उन पे वाह वाह करते। भले नया वाला भजन पुराने जैसा ही हो। अरे यही तो होता है चेला धर्म है, वरना बुराई और कमियां तो सभी निकाल ले। हाँ, ये सुनो। सा। बायां हाथ उठाकर उन्होंने गायन मुद्रा बनाई और शुरू हो गए। अरे मोरी मैया तू ही खेवैया, पार लगा दे माँ मझधार में नैया। अरे मोरी मैया तू ही खेवैया, पार लगा दे माँ मझधार में नैया। सभी सुरों में यही 2 लाइनें गाकर उन्होंने फीडबैक मांगा। बोले, कैसा लगा? सच सच बताना, तुम जानते हो हमको सच कितना पसंद है। हाँ? इधर भगत जी सच का सामना खेल रहे थे और उधर 450 किलोमीटर दूर दिल्ली में किसी ऐतिहासिक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा उनके घर की इकलौती लालटेन पंकज कुमार झूठ का एवरेस्ट बना रहा था। जब पॉप स्टेज पे आते ना, आग लगा देते हैं, ऑडियंस ना डांस करने लग जाती है। उसके कंधे पर लदी प्रेयसी सिमी पहले उसकी सुनती, फिर वाव कहकर आंखें घुमा लेती। गजब की ब्यूटीफुल थी सिमी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल। अंग्रेजी में बीए कर रही थी और प्रेम में पीएचडी। आई विश मैं रॉक स्टार्स की लाइफ पास से देख पाती, उसने लड़ाते हुए कहा। तो पंकज बोला, हाँ, दिल्ली में जब परफॉर्मेंस होगा तो डन। आप सोच रहे होंगे कि ये सीधे साधे भगत जी टेढ़े मेढ़े पॉप्स कैसे बन गए। तो भाई, जब कोई पंकज से पूछता था कि व्हाट डज योर फादर डू, तो वो जवाब भजन मंडली के मालिक नहीं देता था। वो भी तब जब ये सवाल सिमी जैसी कोई लड़की पूछे जिसके पापा कास्टिंग डायरेक्टर हो। अरे पापी, प्यार के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। एक झूठ पंकज ने उस दिन बोला था और एक आज। वो जानता था कि ना भगत जी बामन नगर से निकलेंगे ना दिल्ली आएंगे, इसलिए बिंदास बोल डाला। लेकिन कहते हैं ना, दिन में एक बार जबान पे सरस्वती जी बैठती हैं। तो मानो वो वक्त यही था। एक नारियल में 2 स्ट्रॉ लगा के दोनों गुड़गुड़ाने में बिजी थे कि पंकज का फोन बजा। बेटवा, इस नवरात्रि दिल्ली आ रहे हैं मंडली समेत। अरे मुराद पूरी हो गई है वहां तो। उधर भगत जी चहक रहे थे और इधर पंकज के गले में गुब्बारा अटक गया था। हूं हाँ करके उसने फोन जैसे ही रखा, सिम्मी फुदक के बोली, पॉप्स दिल्ली आ रहे? तुम्हें कैसे पता? पंकज ने पूछा। चाइनीज फोन है, आवाज पूरी बाहर आती है जानू। उसकी बात सुन के पंकज का मन हुआ कि अभी चीन जाए और ड्रैगन को डांट लगाए। खैर, अब कुल मिला के मामला ये था कि जो झूठ का पहाड़ पंकज ने उगाया था वो उसके सीने पे मूंग दलने वाला था। सुनते हैं कि आत्माएं रात 12 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलती हैं। पंकज भी अपने इकलौते कमरे की छत पर किसी आत्मा सा चहलकदमी कर रहा था। अरे हमारी समझ में नहीं आता कि दिल्ली में ऐसे कौन से लाल जड़े हैं। पिताजी एकदम बौराए जा रहे हैं आने के लिए। उनकी मुराद पूरी हो गई, हमारी तो लंका लग गई ना। अरे कैसे मिलाएंगे सिमी से? और उसने ब्रेकअप कर लिया तो। 4 पन्ने के मोनोलॉग के बाद भी मामला इसी सवाल पे जाके खत्म हुआ कि ब्रेकअप कर लिया तो। ये प्रेमी लोग
डरते बहुत हैं और गाना गाते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है। देखा आपने? रात के साथ जब मच्छर बढ़ने लगे तो वो नीचे कमरे में चला आया। जाने मच्छर काटे के ददोरों की वजह से या टेंशन के मारे रात भर नींद नहीं आई उसे। आंखें टुपर टुपर करके बल्ब को देखता रहा, जैसे बल्ब ही मुंह हिला के आइडिया दे देगा। 4 रोज गुजर गए लेकिन दिमाग चल के ही नहीं दिया। फोन पे पिताजी से बात करता तो वो दिल्ली के मौसम से लेके विधानसभा तक की बात कर डालते। जब उनकी बात खत्म होती तो अच्छा फोन रखते हैं, तुम पढ़ाई करो है, कह के फोन रख देते। पंकज समझ गया कि पिताजी अति उत्साही हो गए हैं। उनको रोकना है तो फेस टू फेस बात करने बामन नगर जाना ही होगा। सपना देखे हम कि आप दिल्ली आए और एक्सीडेंट हो गया आपका। बस तभी से दिल ऐसा घबरा रहा था कि क्या बताएं। अगली शाम पंकज अपने घर में था। आंगन में बैठे भगत जी उसका चौखटा निहार रहे थे और वो अचानक धमकने की झूठी वजह बता रहा था। ये तो शुभ संकेत है, कहते हुए भगत जी थोड़ा गुस्सा है। यही बोलना था तो फोन पे बता देते, फालतू किराया खर्चा किया। अरे पिता गा गा के बूढ़ा हुआ जा रहा है और इनको पैसा खर्चा करके एकदम फजूल खर्ची की पड़ी है। कह तो ऐसे रहे जैसे गाते नहीं तो जवान रहते। पंकज ने बुदबुदाते हुए कहा, एज इज जस्ट अ नंबर पिताजी। अब अंग्रेजी में बोला, उनकी समझ में तो आया नहीं, तो बस शाबाश बेटा शाबाश कहते हुए उसका कंधा थपथपा दिया। भगत जी का चमकता चौखटा देखकर साफ लग रहा था कि वो दिल्ली आएंगे ही आएंगे। अब पंकज के दिमाग में 2 बातें आईं। एक तो ये कि वो सिमी को भूल जाए, दूसरी ये कि भगत जी जब दिल्ली आए तो ये पतली गली से निकल ले। वो पूरे 2 दिन रहा घर पर कि भगत जी का दिल्ली मोह भंग कर सके, लेकिन वो तो दिल्ली भ्रमण की किताब लेके आए थे। कभी कुतुब मीनार दिखा के पूछते कि ये तुम्हारे यहाँ से कितनी दूर है, कभी अक्षरधाम मंदिर की फोटो दिखा के कहते बड़ा सुंदर बना है भाई, ये घूमने चलेंगे। इन 2 दिनों में वो बाल्टी भर बकेट लिस्ट बनाते रहते और पंकज का मन करता कि उसी बाल्टी में से चुल्लू भर पानी लेके डूब मरे। पॉप्स कब आएंगे? पंकज बामन नगर से दिल्ली वापस पहुंच गया, लेकिन तब तक भी सिम्मी की रील वहीं अटकी हुई थी। शाम का वक्त था। दोनों उसी ऐतिहासिक इमारत की दीवार से टेक लिए बैठे थे। सिम्मी पंकज की उंगली पकड़ के उसे झुलाते हुए बार बार यही पूछे जा रही थी और पंकज सोच रहा था कि क्या जवाब दे। एक दफा तो उसका मन हुआ कि बोल दे, जाके ले आओ बामन नगर से, टिकट हम कटा देते हैं, क्या जान खा रही हो। लेकिन मौका और नजाकत को देखते हुए उसने कहा, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो आए तो तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूँ उनको, फ्यूचर के लिए बढ़िया है ना। ये सुनते हुए सिम्मी की 2.5 इंच की मुस्कान सिमट कर छोटी हो गई। अटकते हुए बोली, हाँ पापा कास्टिंग के काम में ना बहुत बिजी रहते हैं, आई होप फ्री रहें, यू नो इट्स अ टफ जॉब। उधर सिमी अपने पापा का रुतबा चमका रही थी और इधर उसके मोहल्ले की गलियों में पापा बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। माथे को बाजू से पोंछते, ढीले सरकते चश्मे को नाक पे टिकाते, वहां गली में हर चेहरे को गौर से देखते डोल रहे थे। सामने से एक लड़का गुजरा तो उसको टोकते हुए बोले, आई एम चमन लाल, कास्टिंग डायरेक्टर इन मोहल्ले की रामलीला, आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? यही काम था उनका, रामलीला में कलाकार जुटाना। दिन भर लफंडरों के चेहरे ताकते, महिलाओं में कैरेक्टर तलाशते कि भाई शबरी लग रही कि कौशल्या। अभी कल ही दूध वाले को केवट का रोल ऑफर कर दिया था, और तो और 200 रुपए प्रति कैरेक्टर मिलने वाली रकम बचाने के लिए सीता के रोल में सिम्मी को ही बैठा देते। खुद कभी जामवंत बनते, कभी जटायु और कभी वो कौवा जिसने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी। अब कुल मिला के मामला ये था कि दोनों का इश्क बड़ा रिस्क वाला था। शायरों ने इश्क की आग 2 तरफा कैसी होती है इस बारे में किताबें भर मारी हैं, लेकिन रिस्क की आग के बारे में 2 अक्षर न लिख पाए हैं? अरे अगर ऐसी कोई कविता या शायरी होती तो रात के 2:30 बजे सिमी वही टाइप कर रही होती, बजाय इसके कि पंकज आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पापा कास्टिंग डायरेक्टर तो हैं लेकिन रामलीला के। इधर स्टूल के कोने पर टिकी सिमी मोबाइल पर अपॉलॉजी लेटर टाइप कर रही थी। उधर पंकज भी टूटी निवाड़ वाले पलंग पे पसरा मोबाइल पे उंगलियां खटर पटर दौड़ा रहा था। हमको माफ कर दो सिमी, हमने झूठ बोला था, हमारे पापा कोई रॉक स्टार नहीं है, छोटी सी भजन मंडली में गायक हैं। हाँ। तभी सिमी का मैसेज आया, मिस यू। पंकज ने फौरन वो 2 पन्ने का खर्रा डिलीट किया और लिखा, मिस यू टू।
हर कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन। लेकिन ठीक इसके उलट इस कहानी में एक नहीं, 2 विलन थे। दोनों के बताए गए झूठ। सिम्मी, सीता वाला कॉस्ट्यूम रेडी है ना? अगली सुबह दरवाजे पर धपधपाहट से सिमी की आंख खुली। एक तो टेंशन के मारे रात में नींद नहीं आई थी और सुबह ये बुलावा। वो भीतर से ही चिल्लाई, नहीं पापा, करवा लेंगे। हद है लापरवाही की। दुनिया मरती है सीता के रोल के लिए और तुमको मिल रहा तो ये नखरे। बाहर खड़े पापा अपना भोंपू बजाने लगे और भीतर सिमी का दिमाग खराब होने लगा। दरवाजा खोलते हुए बोली, जाइए इस दफा किसी और को बना लीजिए फिर। अरे कुछ नया है नहीं, वही वनवास, वही किडनैपिंग, वही फायर टेस्ट। ये सुनकर पापा की चढ़ी त्योरियां उतरी, फिर मूछें गोलाकार घूमते हुए मुस्कान वाले पोज में मुड़ी और आंखों को लुपलुपाते हुए बोले, अरे मेरी लाडो, अरे मेरी सोनपरी, तू तो नाराज हो गई। कोई बात नहीं, आराम से करवाना। चिरौरी करते हुए इधर वो सिम्मी का मन बदल रहे थे और उधर समय के देवता फर्र करके कैलेंडर की तारीख। केवल 7 रोज बचे थे अब उनके पास। एक शाम अपने अपने हिस्से की टेंशन छुपाए दोनों प्रेम कबूतर चोर मीनार के अहाते में बैठे थे। भीड़ भी कम थी और मौसम भी बढ़िया। खैर मौसम का क्या करना, कौन सा इनको आशिकी का अध्याय लिखना था। फिर भी रस्म निभाते हुए दोनों ने एक नारियल पानी व 2 स्ट्रॉ ले लिया था। पंकज उसमें मुंह लगाए बुड़बुड़ा के आवाज निकाल रहा था, पता नहीं निकल रहा था या। सिमी जो अब तक घुन्नाए मुंह से उसको देख रही थी, वो अपना चौखटा ठीक करके और मायूस आवाज में बोली, सोना, जब तुम्हारे पॉप्स आ रहे हैं ना, तब पापा को ऊटी जाना है। मुझे भी जाना होगा। आई एम सॉरी ना। ये सुनते ही पंकज के बुलबुले थम गए। खुशी के मारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। स्ट्रॉ से मुंह हटा के बोला, ओह नो वरीज, पॉप्स का प्लान भी चेंज है। दिल्ली नहीं, इस बार दार्जिलिंग में है इवेंट। अगर तुम्हें ऊटी न जाना होता तो मैं पक्का लेके चलता तुमको। ओह यू आर सो स्वीट। AWWWW। कहते हुए सिमी पंकज के गाल खींचने जा ही रही थी कि उसका फोन घन्ना पड़ा। उसने चोरी से देखा, भगत जी का फोन था। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज कट रही है, 1 मिनट, हेलो। कहते हुए वो 2-2 कदम चलते हुए सिमी से दूर हो गया। चाइनीज फोन का जला मिस्ड कॉल भी संभल के देता है। हमको तो तुम्हारी आवाज ठीक आ रही है। उधर से भगत जी की आवाज आई। हाँ तो हमको भी आ रही है, बोलिए। उसके पूछने पे वो बोले, सुनो, ये दिल्ली में धोती चलती है क्या? धोती को चलते हुए तो नहीं देखा आज तक। हाँ, धोती पहने इंसान चलते देखे हैं। उसने मस्खरी की तो भगत जी भी हंसते हुए बोले, बाजी कहेगा। फोन के इस पार उस पार और बारंबार हंसी के बुलबुले फूट रहे थे। इस नए नवेले झूठ का अंजाम क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए मामला पूरा सेट था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 12055 आकर रुक गई थी। एसेट बोगी में से 2 ढोलक, तबला, हारमोनियम और तमाम नए वाद्य यंत्र लेकर भगत जी की मंडली उतर रही थी। ढोलक संभाल के, अरे किशन हारमोनियम संभालो जी। भगत जी किसी पक्के ट्रेनर की तरह सबको हिदायत देते हुए धोती की अंटी में कुछ टटोल रहे थे। क्या हुआ गुरुजी, एनी प्रॉब्लम? किशन ने पूछा। तो भगत जी बोले, अरे चाबी ढूंढ रहे थे अटैची की। पता नहीं वो गीतों की डायरी रखे हैं कि नहीं। सोच रहे हैं कि पंकज का श्री गणेश करवा देंगे। भगत जी ने घर पहुंच के जब ये प्रस्ताव रखा तो पंकज ने सीधे मना कर दिया। हमसे नहीं होगा जी, बचपन में कोरस गा लिए बहुत है। अरे हम सोचे थे कि तुम्हारे पहले भजन पे बाइक की चाबियां दे के बधाई दें। चलो ठीक है। भगत जी ने बाइक का लॉलीपॉप दिया तो पंकज का मन भी डोल गया। आखिर सिम्मी तो शहर में होने वाली नहीं थी, खतरा कोई था नहीं, और ये भी तो सिम्मी के लिए कर रहा था। अब डीटीसी बसों में उसको लेके कब तक घूमता। डील 5 भजन से शुरू होके 1 भजन पे आके लॉक हो गई। जागरण वाला दिन आ गया। शाम के 6 बज रहे थे। बड़े से मैदान में मेला लगा था। मौत का कुआं, चाट पकौड़ी की दुकानें, झूले, सर्कस और रामलीला की स्टेज। वहीं स्टेज के ठीक पीछे जागरण का पंडाल सज रहा था। पंकज टहलते हुए रामलीला वाले पंडाल की तरफ चल दिया। जिधर वो टहल रहा था वहीं से 6 हाथ दूर सिम्मी के पापा भीड़ में वानर सेना का जुगाड़ कर रहे थे। 300 रुपए किस बात के हैं? ना डायलॉग है ना एक्शन है, सिर्फ मुंडी पूंछ लानी है। 100 देंगे। हाँ, उन्होंने एक दुबले पतले एक्टिंग के कीड़ा काटे इंसान से कहा। पीछे से आवाजें आने लगी। हाँ 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 हम कर लेंगे, हम हाँ हाँ नहीं हम कर लेंगे, हाँ हम पूछ ला लेते हैं, हम कर लेंगे।
भीड़ की एक लंबी लाइन में वो एक डायरी लेके सबका नाम पूछ के लिखते और रोल बांट देते और कहते, तुम बाली बन जाना, तुम मारीच के रोल के लिए फिट हो, ठीक है। सर जटायु का रोल मिलेगा क्या? एक आदमी जिसका मुंह लगभग दाढ़ी से ढका था वो बोला। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसको देखा और बोले, वो हम बनेंगे। टहला मारते हुए पंकज उधर मुड़ा ही था कि स्टेज से एक जानी पहचानी आवाज आई। दुष्ट पापी नीच रावण, मुझे छोड़ दे। मेरे प्रभु श्री राम को तू नहीं जानता, वो तेरा सर्वनाम कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तभी भीड़ हंस पड़ी। पंकज की निगाहें उछल के स्टेज पे टिक गईं। जटाएं बिखराए पीली साड़ी पहने सीता झूम झूम कर रावण को बद्दुआ दे रही थी। चेहरा बालों से ढका हुआ था तो वो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है, लेकिन तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि पंकज का दिमाग भन्ना गया। सीते, ये टसुए मत बहा, तेरा राम नहीं आएगा। सीता का दुखी चेहरा जनता को दिखाने के लिए ये डायलॉग मारते हुए रावण ने उसकी जटाएं मुट्ठी में क्या कसी कि पंकज का दिल हलक को आ गया। किसी तरह मुंह से आवाज निकली, आए, ये तो सिमी है, ऊटी जाने वाली थी, मतलब हमसे झूठ बोला इसने, धोखा दिया हमको। उखड़े हुए कमीज के बटन, एक पांव में चप्पल, आधी निकली हुई कमीज, किसी मजनू सा हाल बनाए पंकज अपने जागरण वाले पंडाल में वापस आया और एक कोने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गया। दिमाग कह रहा था कि सिमी को फोन करके कह दे, हमें सब पता चल गया, और दिल कहता, ज्यादा चचा न बनो तुम नहीं बोले क्या झूठ उसको। दिमाग अगला कुतर्क रखता और दिल उसको खारिज कर देता। 15 मिनट की लंबी बहस के बाद फैसला हुआ कि कोई बात नहीं, एक मेरा झूठ एक उसका झूठ, हिसाब बराबर। इस सच झूठ की कचहरी के बाद अब पंकज के सामने चैलेंज था कि पड़ोस में एक्टिंग करती महबूबा से उचित दूरी बनाए रखे। रात के 10 बजे माता की जोत के साथ जागरण शुरू हो गया। बोलो साचे दरबार की जय। जयकारे के साथ जगराते की शुरुआत हुई। भगत जी ने अपना बहुप्रचलित 1 2 3 4 वाला भजन सुना दिया, फिर चेले ने राग छेड़े। थोड़ी देर बाद भगत जी फिर मैदान में उतरे। मैया की चुनरी का रंग लाल है, बोलो क्या ख्याल है, बोलो क्या ख्याल है। पूरा भजन वो भक्तों को देख के गाते, लेकिन बोलो क्या ख्याल है गाते वक्त पंकज को देख के निगाहें उचकाने लगते, ये पूछने के लिए कि कब गाओगे तुम, और पंकज उनको हर बार मना कर देता। सुबह के 5 बज रहे थे। तारा रानी की कथा भी समाप्ति पर थी। अब मंडली का आखिरी हलवा वाला गाना बचा था। कथा खत्म होते होते पंकज बाहर रामलीला वाले पंडाल का चक्कर लगा आया। ऑडियंस की भीड़ में जितना जूम करके देख सकता था देख लिया। माने पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि सिम्मी यहाँ नहीं है। थोड़ी देर बाद गले में लाल चुनरी डाल के वो माइक संभालते हुए बोला, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मैया को पसंद है लाल लाल फूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मैया को पसंद है लाल लाल फूल। अरे धूल फूल बाद में करना भाई, हलवा कब बंटवाओगे? पंकज ने साजिंदों को साज बजाने का इशारा किया और हलवे का दौन घुमा घुमा के भगत जी की फुदकनी चाल को कॉपी करके गाने लगा। नीचे फर्श पर बैठे भक्तजन ताली ऐसे पीट रहे थे जैसे भड़ास निकाल रहे हैं। 2-4 गलत सलत गाना भी गाने में लगे पड़े थे। कुछ आगे खाली जगह पे उठ के नाचने लगे। बस वो जो दूर पेड़ के करीब वाला बायां कोना था ना, वहां एक लड़की मुंह बाएं पंकज को निहारे जा रही थी। ये थी पंकज की प्रेयसी सिमी। थोड़ी देर में हलवा बटा और भीड़ छंट गई। सिमी उसे देख चुकी है। इस सबसे अनजान पंकज माँ के चरणों में लंबलेट पड़ा खैर मना रहा था कि तभी किसी ने पीछे से थपथपाया। पंकज पलटा। भैया जी ये मोबाइल गुर्रा आ रहा था आपका। उसने लपक के फोन लिया। सिमी का मैसेज था, लिखा था टेकिंग ऑफ। पंकज ने लपड़ लपड़ के टाइप किया, जस्ट लैंडेड, मिस्ड यू सो मच। थोड़ी देर बाद उधर से रिप्लाई आया, मी टू। बस इतनी सी थी ये कहानी।